हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। क्या आप जानते हैं भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ होंगे 50वें सीजेआई। चीफ जस्टिस यू ललित ने सरकार को भेजा नाम। जी हां, देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ होंगे। सीजेआई यू ललित ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में इनके नाम का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। चंद्रचूड़ 9 नवंबर को चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लेंगे। उनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक होगा। दरअसल केंद्र सरकार ने सीजेआई यू ललित से अगले सीजेआई के नाम की सिफारिश करने को कहा था। यू ललित का कार्यकाल 8 नवंबर तक है। परंपरा के मुताबिक सीजेआई दूसरे वरिष्ठ जज के नाम की सिफारिश सरकार को भेजते हैं। अभी जस्टिस यू ललित के बाद जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ दूसरे वरिष्ठतम जज हैं। यह एक परंपरा की तरह है जिसके मुताबिक केंद्र की ओर से औपचारिक आग्रह मिलने पर चीफ जस्टिस अपनी रिटायरमेंट से करीब महीने भर पहले एक बंद लिफाफे में अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करते हैं। हालांकि चीफ जस्टिस अपने बाद सबसे वरिष्ठ जज के नाम की सिफारिश करते हैं, जिसके बाद सरकार उनकी नियुक्ति करती है। बता दें कि कानून मंत्री किरण रिजिजू ने 7 अक्टूबर को सीजेआई ललित को चिट्ठी लिखकर उनसे उनके उत्तराधिकारी का नाम बताने की अपील की थी। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के नाम का अब ऐलान कर दिया है। सीजेआई यू ललित ने सभी जजों के साथ बैठक करने के बाद केंद्र सरकार को ये नाम भेजा है। रोजर बिन्नी के बीसीसीआई अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ। सचिव पद पर बरकरार रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह। जी हां, भारत के 1983 विश्व कप विजेता नायक रोजर बिन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हैं। सौरव गांगुली 18 अक्टूबर को बोर्ड की एजीएम में उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ करेंगे। गांगुली ने 3 साल से बीसीसीआई के अध्यक्ष का पद वो संभाल रहे थे। बता दें कि मिंट की खबर के मुताबिक पिछले एक हफ्ते की कई दौर की बातचीत और बैक चैनल चर्चा के बाद ये तय किया गया कि 67 साल के बेंगलुरु के रहने वाले बिन्नी बोर्ड के 36वें अध्यक्ष रहेंगे। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए बीसीसीआई सचिव बने रहेंगे। आईसीसी बोर्ड में भी भारत का प्रतिनिधित्व शाह ही करेंगे। ये जिम्मेदारी पहले गांगुली के पास थी। इसके अलावा बीसीसीआई कैबिनेट में अकेले कांग्रेसी राजीव शुक्ला हैं, जो कि उपाध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। तो वहीं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के छोटे भाई अरुण सिंह धूमल अब आईपीएल के चेयरमैन बनेंगे। वह ब्रिजेश पटेल की जगह लेंगे। प्रभावी महाराष्ट्र बीजेपी नेता आशीष शेलार नए कोषाध्यक्ष होंगे। इसका मतलब है कि वह मुंबई क्रिकेट संघ के अध्यक्ष नहीं बनेंगे। उन्हें शरद पवार गुट के समर्थन से भूमिका निभानी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पूरे माहौल को दूषित कर रहे हैं भड़काऊ भाषण, अंकुश लगाने की है जरूरत। जी हां, एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भड़काऊ भाषण पूरे माहौल को दूषित कर रहे हैं और इन पर अंकुश लगाने की जरूरत है। याचिका में अल्पसंख्यकों के खिलाफ की जा रही भड़काऊ बयानबाजी और उनके खिलाफ बढ़ते नफरती अपराधों का मुद्दा उठाया गया है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म का जिक्र करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि भड़काऊ भाषण एक तीर की तरह होता है जो कभी वापस नहीं आता। भड़काऊ बयानबाजी के इन दिनों फायदे का सौदा बनने का दावा करने वाली एच मनसुखानी की याचिका पर विचार करते हुए मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस एस.आर. भट्ट की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि आप शायद सही कह रहे हैं कि इस तरह के नफरती बयानों से पूरा माहौल दूषित होता है और शायद आपके पास यह कहने का उचित आधार है कि इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। बेंच ने कहा कि उसके मामले का संज्ञान लेने के लिए जरूरी है कि याचिका की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि हो और याचिकाकर्ता को 1-2 मामलों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बता दें कि यह बहुत ही रैंडम याचिका है जिसमें कहा गया है कि ऐसे 58 मामले हैं जिनमें किसी ने भड़काऊ भाषण दिया। हमें इन मामलों की जानकारी भी नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से 31 अक्टूबर तक कुछ ही मामलों पर केंद्रित एक नया हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है।
विदेशी कंपनियों को दूध मांस भारत में बेचने के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन, फूड सेफ्टी के लिए उठाया गया कदम। जी हां, खाद्य नियामक फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि भारत में खाद्य उत्पादों का निर्यात करने की मंशा रखने वाली विदेशी कंपनियों को उनके साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिन प्रोडक्ट्स के लिए कंपनी को रजिस्टर करने के लिए कहा गया है उनमें दूध, बच्चों का भोजन, मांस, मछली व अंडे का पाउडर शामिल है। प्राधिकरण का नया आदेश 1 फरवरी 2023 से लागू होगा। FSSAI ने विभिन्न देशों की संबंधित अथॉरिटीज से आग्रह किया है कि वे अपने यहाँ उन कंपनियों की सूची मुहैया कराएं जो भारत में खाद्य पदार्थ निर्यात करती हैं या फिर करने की इच्छा रखती हैं। इन देशों से प्राप्त जानकारी के आधार पर FSSAI इन कंपनियों को अपने पोर्टल पर रजिस्टर करेगा। FSSAI ने पिछले साल नवंबर में फूड सेफ्टी को लेकर नियम में बदलाव किया था। संस्था ने फूड कंपनियों की जांच का दायरा बढ़ा दिया था और इस फैसले के बाद FSSAI भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में स्थित फूड प्लांट्स की जांच कर सकता है, क्योंकि भारत के एक बड़ा बाजार और दुनिया भर के खाद्य पदार्थ यहां एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसलिए खाद्य गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। उद्धव गुट को पार्टी नाम के साथ मिला सिंबल, शिंदे खेमे को मिला इंतजार। जी हां, असली शिवसेना और नकली शिवसेना की लड़ाई के बीच चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को चुनाव चिन्ह दे दिया है। उद्धव ठाकरे गुट की पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे होगा, जिसका चुनाव चिन्ह मशाल है। चुनाव आयोग ने ठाकरे गुट को आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए ये चुनाव चिन्ह आवंटित किए हैं। आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को बालासाहेब बंची शिवसेना नाम आवंटित किया है, लेकिन शिंदे गुट को चुनाव चिन्ह के लिए अभी इंतजार करना होगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट द्वारा भेजे गए तीनों सुझावों को खारिज कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट से शिंदे खेमे से सिंबल के लिए मांगे गए 3 नए विकल्प मांगे हैं। बता दें कि आयोग ने शिंदे गुट से 11 अक्टूबर तक 3 नए प्रतीकों की एक सूची देने के लिए कहा है। पार्टी में चल रहे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने बीते शनिवार को शिवसेना का तीर कमान चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया था और आयोग ने आगामी 3 नवंबर को अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में दोनों दलों पर पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह तीर कमान का उपयोग करने पर रोक लगा दी थी। तो वहीं चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट दिल्ली हाईकोर्ट चला गया है। हर सुबह अलार्म स्नूज करने की आदत पड़ सकती है आपको भारी। जी हां, बस 5 मिनट और यही सोचकर रोज सुबह अलार्म को स्नूज कर देना जंक फूड खाने जितना ही सुकून देता है। लेकिन हर सुबह अपने फोन पर बजते अलार्म को स्नूज पर लगाकर फिर से सो जाना सेहत के लिहाज से सही नहीं है। ऑक्सफोर्ड एकेडमिक्स स्लीप में पब्लिश हुई एक हालिया स्टडी में पाया गया कि 450 पार्टिसिपेंट्स में से 57% ने स्वीकार किया कि उन्हें हर सुबह अपने अलार्म को स्नूज करने की आदत है। एक्सपर्ट्स के अनुसार अलार्म स्नूज करने से आपके शरीर पर साइकोलॉजिकल असर पड़ सकता है। इसके साथ ही डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारियां भी आपको घेर सकती हैं। एप्पल के अगले iOS अपडेट में स्नूज बटन को हटाने के लिए एक स्लीप वेलनेस ब्रांड भी सामने आ रहा है। बता दें कि एक अलार्म से जागना सुबह में मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है। अगर सुबह आप थोड़ी थकान महसूस करते हैं तो 10 मिनट बाद एक और अलार्म सेट करें और फिर उस अलार्म से उठ जाएं। बंगाल सफारी में उठा पाएंगे बाघों को देखने का आनंद, छोड़े गए 4 बाघ शावक। जी हां, अब आप बंगाल सफारी पार्क में भी बाघों को देखने का आनंद उठा सकेंगे। दरअसल सिलीगुड़ी के पास बंगाल सफारी पार्क के खुले बाड़े में 4 बाघ शावकों को छोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी शावक खुले बाड़े में छोड़ने की अपनी सही उम्र में हैं। शीला नाम की एक मादा बाघिन ने इसी साल 22 मार्च को इन चारों शावकों को जन्म दिया था। एक खबर के मुताबिक इन सभी बाघ शावकों की मानसिकता समझने के लिए टाइगर सफारी के अधिकारियों ने कई टेस्ट किए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम आए हैं। टेस्ट के दौरान इन शावकों का व्यवहार काफी हद तक सामान्य पाया गया। ऐसे में इन सभी को खुले बाड़े में छोड़ने का फैसला किया गया। बता दें कि इस वक्त बंगाल सफारी पार्क में 5 मादा बाघिन हैं, वहीं नर बाघों की संख्या 6 है। इसके साथ ही बंगाल सफारी पार्क के बाघ के बाड़े में बाघों और बाघिनियों की कुल संख्या 11 है।
चोरी छिपे आपका फेसबुक पासवर्ड चुरा सकती हैं ये ऐप्स, कंपनी ने दी जानकारी। जी हां, गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर कई ऐसे ऐप्स उपलब्ध हैं जो किसी काम के नहीं हैं। यह आपको फोटो एडिटर, मोबाइल गेम्स या VPN सेवाओं के रूप में मिलते हैं। इनमें से ज्यादातर ऐप्स फेसबुक के जरिए लॉगिन मांगती हैं, जो आपको हानि पहुंचा सकता है। इन ऐप्स के बारे में लगभग 10 लाख यूजर्स को मेटा कंपनी सूचित कर रही है। कंपनी ने करीब 400 ऐप्स की पहचान की है जो यूजर्स की लॉगिन जानकारी चुराते हैं। व्यक्तिगत जानकारी के अलावा फेसबुक पर अब बिजनेस संबंधी भी जानकारी शामिल होती है जो किसी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। ऐसे में अगर आपका फेसबुक पासवर्ड चोरी हो गया तो यह बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है। अगर आप भी इस तरह के ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तत्काल उन्हें अपने फोन से अनइंस्टॉल कर दें। फिलहाल मेटा की सूची के आधार पर गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर ने ऐप्स को हटा दिया है। मेटा ने पासवर्ड चुराने वाले ऐप्स की पहचान की है जो खुद को फोटो एडिटर, मोबाइल गेम्स और VPN सेवाओं के रूप में प्ले स्टोर पर पेश करते हैं। इन 400 में से 42.6% फोटो एडिटर, 15.6% बिजनेस ऐप, 14.1% फोन यूटिलिटी ऐप, 11.7% ऐप गेमिंग संबंधित, 11.7% VPN टूल और 4.4% ऐप लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाई, सीएम भूपेश बघेल के करीबियों के ठिकानों पर छापा। जी हां, प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। खबर के मुताबिक ईडी ने ये छापेमारी रायपुर, दुर्ग, भिलाई, रायगढ़, महासमुंद और बिलासपुर में की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने जिन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की है उनमें सीएम भूपेश बघेल के करीबी अफसर, IAS अधिकारी, कुछ कारोबारी और CA भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ईडी को इन अधिकारियों और कारोबारियों को लेकर करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। इसके अलावा कोल माइनिंग और कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए कारोबारियों के घरों पर भी ईडी का छापा पड़ा है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने जिन IAS अधिकारियों की यहां पर रेड मारी है उनमें रायगढ़ के कलेक्टर रानू साहू का नाम भी शामिल है। इसके अलावा खनन विभाग के डायरेक्टर IAS अधिकारी JP मौर्य, मार्कफेड के MD और IAS समीर विश्नोई के यहां पर भी छापेमारी की गई है। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में मध्यम बारिश के साथ छिटपुट भारी बारिश की संभावना है। सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में हल्की बारिश की संभावना है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में छिटपुट बारिश देखी जा सकती है। आज का सुविचार, जिस दिन आपने अपनी खुद की सोच बड़ी कर ली, उस दिन से बड़े बड़े लोग भी आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।